हाँ तो बच्चों, कैसे सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। बेटा देखो, सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ आपको कि अपनी जो सीरीज चल रही है ये कंटिन्यू ऐसी ही चलती रहेगी, है ना। चाहे वो लॉकडाउन खुल जाए, चाहे लॉकडाउन नहीं खुले, मतलब हमारी ऑफलाइन क्लासेज चलेंगी तो अभी मतलब ये ऑनलाइन क्लासेज आपकी चलती रहेंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि भाई नहीं, ये जब ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी तो ये लोग ऑनलाइन बंद कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहो, जब भी क्लासेस खुलेंगे, अभी तो कोई उम्मीद है नहीं, है ना। तो आप ऑफलाइन क्लासेस में अगर एडमिशन लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो उस टाइम पे। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे, कुछ भी एक टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो बेटा, ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखो, इस बार का जो कोविड है वो बहुत ही डेंजर है, तो आप लोगों को घर पे रहना है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, खुद की सेहत का ध्यान रखना है, अपने घर वालों की सेहत का ध्यान रखना है। देखो, आपको पता है कि अगर जान है तो जहान है, ठीक है। जान है तो जहान है, मतलब आपको घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना, इतना डेंजर है कोविड इस बार का। क्योंकि जो लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि कोरोना नहीं है, कोविड नहीं है, कोविड कुछ नहीं है, लेकिन जब हो जाएगा तब पता लगेगा आपको। आंखों देखा हाल है कि कितनी सारी लाशें, मतलब लाशों के लिए, मतलब उनको एडजस्ट करने के लिए मतलब जगह नहीं मिल रही है इंडिया के अंदर, ये हालत हो रही है, इतनी कंडीशन खराब हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, पढ़ाई है, ये तो ऑनलाइन चल रही है, आप कर रहे हो, हम आपको हेल्प कर रहे हैं इसमें, तो आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन जब भी क्लासेस स्टार्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, सभी का सेम ही स्टार्ट होगा, सभी सेम पैटर्न होगा, ये नहीं कोई आगे से स्टार्ट होगा, कोई पीछे से स्टार्ट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर रहो, ठीक है। ये जो क्लासेस चल रही है इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करो, और आप भी इनका आनंद उठाओ बेटा। बैठो मत, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज है, ऑफलाइन आपको कहीं जाना ही नहीं है, घर से बाहर निकलना नहीं, घर पे बैठो आराम से, और आराम से इन क्लासों का आनंद लो, ठीक है बेटा। तो देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हमने बात कर ली थी, इसके बाद में मैं जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देखना, कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की उसका जो फॉर्मूला आया था वो E इक्वल टू कुछ ऐसा आया था, KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये तो शायद आप लोगों को सभी को पता है कि E इक्वल टू क्या आया था, KQ अपॉन R स्क्वायर आया था, बात समझ में आ गई। लेकिन ये हमारे पास जो चार्ज है ना, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला है, ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्ज मतलब जो बिंदु आवेश होता है ना, बिंदु आवेश, तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है E इक्वल टू KQ अपन R स्क्वायर, ये बिंदु आवेश के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है सर। अब आपके क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि ये अगर बिंदु चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, तो यदि कोई एक ऐसा चार्ज आ जाता है, जैसे हमारे पास कोई एक वायर आ गया है ना, एक तार है हमारे पास, तार लंबा चालक है, उस पर हमने चार्ज दिया, कोई भी हमने आवेश दिया, और आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो गया, क्योंकि चालक की प्रॉपर्टी क्या होती है, उस पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, जो ही हम आवेश देते हैं। तो उस आवेश के कारण, उस मतलब जो हमारे पास जो तार था उस पर जो आवेश दिया, उस आवेश वितरण के कारण किसी कोई बिंदु कोई दूरी पर उपस्थित होगा, उस दूरी पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, तो क्या उसके लिए यह सूत्र एप्लीकेबल होगा? मैं बोलूंगा नहीं होगा, सिर्फ ये बिंदु आवेश के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो उसके लिए अगर निकालना होगा तो अपन क्या करेंगे, उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। क्या कि पहले तो हमारे पास बिंदु चार्ज था, तो बिंदु चार्ज के कारण, जैसे हमारे पास ये बिंदु चार्ज हुआ करता था, जैसे सपोज ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, और इसके कारण कोई भी एक बिंदु आवेश पर अपन को P बिंदु पर, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस बिंदु आवेश पर, है ना। तो हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती थी वो क्या आती थी, ये आती थी E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। लेकिन ये अभी क्या हो गया कि देखो, हमारे पास ऐसा कुछ था, एक हमने तार लिया, चालक लिया, उस पर इस तरीके से आवेश वितरित कर दिया। अब यहाँ पे कोई बिंदु P उपस्थित है, तो इस पर इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ये नहीं होगी, निकालेंगे इससे ही, लेकिन इससे नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, देखो सपोज यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, क्या इसके कारण दूरी लें, यहाँ के कारण दूरी लें, यहाँ के कारण लें, या इसके सेंटर ऑफ मास या इसके द्रव्यमान केंद्र के कारण इसकी दूरी लें, तो इसके लिए अपन डेरिवेशन करेंगे, और इसके कारण जो हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है, जो बिंदु आवेश है, उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या सूत्र होगा, उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो, सबसे पहले मैं इसके लिए अपन सूत्र निकालने से पहले एक टॉपिक है, उसके बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि वो उस टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है पहले। तो वो टॉपिक का नाम है बेटा सतत आवेश वितरण, सतत या संतत जो भी आप बोलते हो, सतत आवेश वितरण। समझना ध्यान से, बैठ जाएगा बिल्कुल दिमाग में, सतत आवेश वितरण। इंग्लिश में बोले तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सतत आवेश वितरण का मतलब यह है कि हमारे पास एक तार है, मतलब रेखीय आवेश वितरण हो सकता है हमारे पास, पृष्ठीय आवेश वितरण होता है, और आयतन आवेश वितरण हो सकता है। रेखीय का मतलब कोई भी हमने एक तार ले लिया, तार के ऊपर चालक तार है, उस पर अपन आवेश का वितरण किया।
पृष्ठीय आवेश का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई एक चालक गोला ले लिया और उसकी पूरी सतह पर अगर आवेश दिया हुआ है तो हमारे पास पृष्ठीय आवेश वितरण हो गया, है ना। कोई चालक की सतह पर अगर वितरित हो गया, हमने किसी एक हमारे पास ठोस गोला ले लिया, अब उसके आयतन में या ठोस अचालक ठोस गोला ले लिया, उस पर हमने आवेश वितरण किया, तो उसके वॉल्यूम या उसके आयतन में कितना आवेश वितरण हुआ उनके बारे में अपन बात करेंगे। बात समझ में गई। सतत आवेश वितरण मतलब एक समान रूप से अपन चार्ज को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आवेश को अपन क्या कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। तो ध्यान से समझना, ये हमारे पास 3 प्रकार का होता है। पहले की अगर मैं बात करूं तो पहला हमारे पास है बेटा रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, आवेश वितरण, देखो इसको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि आगे टर्म सारी काम आएंगी। रेखीय आवेश वितरण इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बात करें तो LINE, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई ना कोई एक हमारे पास चालक तार होगा और एक रेखीय रूप से वो क्या होगा, वितरित होगा। कैसे होगा, रेखीय रूप से वो वितरित होगा। जिससे मैं बात कर लेता हूं कि कोई हमारे पास, ये हमारे पास कोई चालक है, ठीक है, इस पर हमने आवेश दे दिया, तो इसके कारण ये जो आवेश वितरण हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण। और रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के अंदर एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है, उस टर्म को अपन बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। ध्यान समझना, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको जो डिनोट करते हैं वो है हमारे पास लैम्बडा, और लैम्बडा इज इक्वल टू Q अपॉन L, ठीक है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, या इसको अपन बोल सकते हैं इस लैम्बडा को चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। मतलब यदि इसकी लंबाई हमारे पास L है और इसको पूरे को हमने आवेश दिया हुआ है Q आवेश, तो हमारे पास जो एक टर्म है रेखीय आवेश घनत्व, वो लैम्बडा इक्वल टू क्या है हमारे पास, Q अपॉन L है। देखो अभी इतना ही समझो, जब मैं इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाऊंगा तब अच्छे समझ में आएगा। दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सरफेस पे वितरित होगा। अब इसके अंदर भी हमारे पास एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है जिसको अपन बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं बेटा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को इंग्लिश में बोलेंगे अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास होता है Q अपॉन A। बिल्कुल बात समझ में आई। या इसको अपन बोल देते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या बोल सकते हैं, चार्ज, इस सिग्मा को चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया। बात समझ में आ गई, क्लियर। तीसरा जो हमारे पास टर्म है उसके अपन बात करेंगे वो है आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेटा अपन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी आयतन के अंदर क्या होगा, वितरित होगा। बात समझ में आ गई। रेखीय आवेश वितरण हो गया पहला, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण हो गया, तीसरा हमारे पास आयतन आवेश वितरण हो गया। इसके अंदर में एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, उस टर्म का नाम है बेटा आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसको डिनोट करते हैं अपन रो से, किससे, रो से। और रो इज इक्वल टू होता है बेटा Q अपॉन V। अब देखो ध्यान से, Q अपॉन V मीन्स वॉल्यूम है यहाँ पे, तो उसको मैं बोल दूं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन मतलब कितना चार्ज है। देखो ऊपर जो टॉपिक लिखा हुआ है उसका नाम है बेटा
आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब आवेश वितरण किस तरीके से हो सकता है, मैंने बोला सतत आवेश वितरण होगा हमारे पास, एक समान रूप से अपन करेंगे। पहला कौन सा होगा, रेखीय आवेश वितरण हो सकता है, पृष्ठीय आवेश वितरण होता है, और आयतन आवेश वितरण हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। रेखीय आवेश वितरण पढ़ा तो हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस की जिसमें रेखीय आवेश घनत्व आया लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, मतलब पर यूनिट लेंथ पर अपना चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और उसको अपन क्या बोल रहे हैं, रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको अपन सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया की बात करेंगे। तीसरी जो टर्म थी वो थी हमारे पास आयतन आवेश वितरण, इसके अंदर एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी उसने वो हमने नाम दिया आयतन आवेश घनत्व, और इसको रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आ गई। आगे जो निकालेंगे जो वैल्यू वो किससे निकालेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल से, लीनियर की बात करेंगे। अगर पृष्ठ की बात करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और अगर आयतन की बात करेंगे रो इज इक्वल टू अपन क्या निकालेंगे, क्यू अपॉन बी। इनसे ही अपन क्या निकालने वाले, वैल्यू निकालने वाले हैं। आई होप ये तीनों टर्म आपके समझ में आ गए, क्योंकि ये तीनों टर्म आगे यूज आने वाले हैं किस टॉपिक के अंदर, आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र के अंदर। बात समझ में आ गई। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखो बेटा ध्यान से समझना, एक बार भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें से सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो करूंगा रेखीय आवेश वितरण की बात करूंगा। किसकी, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, ध्यान समझना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। बात क्लियर हुई। देखो रेखीय आवेश का मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास सपोज कोई हमारे पास एक तार है, चालक तार है, ओके। इस चालक तार को हमने दे दिया कोई आवेश बेटा, ठीक है। ठीक है, हम पढ़ चुके थे कि बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। सेम यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु पी उपस्थित है, सपोज ये पी है, और पी पर हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, परीक्षण आवेश रखा हुआ है, या बिंदु आवेश की बात करें बिंदु आवेश रखा हुआ है। उस पर इस बिंदु पर अपन को क्या निकालनी है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये रेखीय आवेश वितरण हो रहा है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो मैं ले लेता हूं, एल ले लेता हूं। ये मैंने इसकी लंबाई ले ली, इस तार की लंबाई एल ले ली, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। इसको जो आवेश दिया हुआ उस आवेश का मान क्यू है। क्लियर हुई बात। अब देखो क्या इस, देखो यहां से अपन को अगर इसके कारण, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगर इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, अपन को दूरी का पता होना चाहिए। दूरी का पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, दूरी का पता होना चाहिए। तो अब ये दूरी यहां से लें, या यहां से लें, या यहां से लें, या इस चार्ज, इस वायर का कोई ना कोई हमारे पास सेंटर ऑफ मास होगा, क्या सेंटर ऑफ मास की दूरी लें, तो ऐसा होगा नहीं। इसके लिए अपन के पास नई टर्म में किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। सपोज अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे, अपन देखो अपन को एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए या कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो रही हैं तो उसका आंसर निकालने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको घटकों में, छोटे छोटे भाग में उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये पार्ट काट लिया मैंने छोटा सा, ये लो, ये एक छोटा सा मैंने पार्ट काट लिया, ठीक है भाई सब, ये पार्ट काट लिया। देखो इस पॉइंट से इसकी जो दूरी है ना वो अपन ले लेते हैं, यहाँ से ए ले लेते हैं ना, ये लो ए हो गई बेटा। बात समझ में आ गई है, इस एंड की बात कर रहा हूं। अब देखो इस हमारे पास ये छोटा सा हमने आप टुकड़ा काट लिया। अगर ये छोटा सा टुकड़ा है, इसकी लंबाई मैं डीएल मान लेता हूं, ये लो इसकी लंबाई मैंने डीएल मान ली। अगर डीएल छोटा सा टुकड़ा है तो इस पर आवेश भी छोटा सा होगा, तो मैंने इस आवेश को नाम दे दिया बेटा डीक्यू। मतलब इस पूरा हमारे पास एक रॉड थी, छड़ थी, उसमें आवेश का वितरण किया, लेकिन पूरी आवेश, इस पूरी छड़ के कारण अपन इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकल पा रहे थे, इसलिए हमने इसको एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया इसमें से, है ना। इस छोटे से टुकड़े की लंबाई हमने डीएल ले ली और इस पर आवेश डीक्यू था। अब इस टुकड़े के कारण, अब ये छोटा सा है, छोटा सा मतलब उनके पास बिंदु आवेश हो सकता है। बिंदु आवेश कैसा होता है, छोटा सा बिंदु होता है ना, छोटा सा बच्चा होता है। तो ये छोटा सा आवेश है हमारे पास, तो छोटा सा आवेश है हमारे पास, तो ये बिंदु आवेश मान सकते हैं। इस बिंदु आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निकाल सकते हैं, क्या, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्यू जगह क्या है, डी क्यू। तो अब यहाँ से हमारी क्या चाहिए, इसकी दूरी चाहिए। तो मैंने इसकी जो दूरी है वो यहाँ से इस बिंदु की दूरी मैंने मान ली x, ये लो ये दूरी मैंने मान ली x।
एक्स मान ली, है ना। चलो डी स्मॉल एल मान लो, स्मॉल एल, ये लो स्मॉल एल मैंने इसकी दूरी मान ली, बात समझ में आ गई। यहां से और इसकी दूरी मैंने कितनी मान ली, स्मॉल एल मान ली, क्लियर। अब देखो ध्यान से समझना, यदि मैं इस बिंदु को, अगर मैं इस अल्पांश को मैं यहाँ पे मानता हूं, तो यहां से जो इसकी दूरी होगी वो क्या होगी, ए दूरी होगी, ए होगी कि नहीं होगी। मतलब ये एल है ना, ये एल इस अल्पांश की दूरी है, कहां से, इस बिंदु पी से। अब ये अल्पांश यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी, मतलब ये स्मॉल एल कैसा हुआ, वेरिएबल हुआ। मतलब इस अल्पांश को मैं यहां भी तो मान सकता हूं, यहां भी मान सकता हूं, यहां भी मान सकता हूं, तो ये स्मॉल एल तो घटता बढ़ता है, घटता बढ़ता है। अगर मैं इस अल्पांश को उठा के यहाँ पे लग देता हूं, तो यहाँ पे जो एल बराबर क्या होगा बेटा, स्मॉल ए होगा कि नहीं होगा, ये स्मॉल ए हो गया। क्योंकि अगर मैं इस अल्पांश को उठा के यहाँ पर रख लूं और यहाँ से इस पी बिंदु की दूरी कितनी है, स्मॉल ए, तो ये एल यहाँ से, ये वेरिएबल है, तो इस एल का वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। यदि मैं इस अल्पांश को उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, ये लो यहाँ पर रख दिया मैंने, ये अल्पांश यहाँ पे ले लिया इस जगह पे, तो यहाँ पे एल इक्वल टू क्या मिलेगा अपन को, देखो ए तो ये हो गया और एल प्लस ए मिलेगा अपन को, कैपिटल ए प्लस एल प्लस ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोबारा मैं समझाता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो ये अल्पांश हमने इसके कारण, इस पूरे जो हमारे पास छड़ है इस पे चार्ज दे रखा है, इसके कारण अगर इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, हमने क्या किया, एक अल्पांश काट लिया। अब इस अल्पांश हमारे पास छोटा था, इसकी लंबाई हमने डीएल मान ली, और छोटा सा इस पर आवेश होगा, छोटा सा अगर आवेश है इस पर, तो हमने इसको क्या मान लिया, बिंदु आवेश मान लिया। बिंदु आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दूरी पता होना चाहिए। हमने क्या माना कि इस अल्पांश की दूरी है स्मॉल एल, किससे, बिंदु पी से। बात समझ में आ गई, ठीक है सही। अब मैंने बोला कि ये जो अल्पांश अपन यहाँ भी तो काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी काट सकते हैं। मैंने क्या बोला, अगर अल्पांश स्टार्टिंग से यहाँ से काटना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो देखो अल्पांश यहाँ पे होगा कुछ, ये वाला अल्पांश यहाँ पे होगा, तो इससे इसकी दूरी देखो हमने स्मॉल ए मान रखी है, तो इस ये एल है ना, ये एल जब यहाँ पे होगा तो कम हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा बेटा, ए के बराबर हो जाएगा। ये मैंने ए लिख दिया, ओके बात समझ में आ रही है। अगर ये अल्पांश इसके दूसरे छोर पर यहाँ पे होगा, इस जगह पर होगा, तो एल 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 क्या होगा, बढ़ेगा, तो एल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, देखो एल तो ये है कैपिटल एल, और ये हमारे पास स्मॉल ए है, तो एल प्लस ए हो जाएगा स्मॉल एल। बात समझ में आ गई, क्लियर होगा बात, चलो ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इस छोटे से अल्पांश के कारण हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, ये प्लस है, तो इसके कारण कुछ विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी होगी, इधर होगी, और छोटा सा आवेश है, छोटा सा अल्पांश है, विद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा, छोटा सा होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल सही है सर, छोटा सा होगा। चल छोटा सा होगा तो निकालो क्या होगा, देखो यहाँ पे सभी को दिख रहा है, तो छोटा सा होगा तो देखो डी ई वेक्टर निकाल रहे हैं अपन, अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है हमारे पास, ई इक्वल टू क्या होता है, देखो ई इक्वल टू होता है हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है जो दूरी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, के इस अल्पांश के कारण डी क्यू, और इसकी दूरी कितनी है बेटा, एल स्क्वायर है, तो हमने क्या ले ली, एल ले ली। बात समझ में आ गई, दूरी एल है तो क्या ले ली, एल स्क्वायर ले ली। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे समझो, देखो अब ऐसे छोटे छोटे अल्पांश बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास, जैसे ए अल्पांश यहाँ पे हो सकता है, 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 बहुत सारे अल्पांश हो सकते हैं। तो अपन को इस टोटल के कारण जो टोटल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है इस छड़ पर, इस रेखीय आवेश वितरण के कारण जो टोटल निकालेंगे, तो टोटल निकालने के लिए आपको पता है कि हमेशा अपन क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। अगर मुझे ई नेट चाहिए तो देखो, अतः ई नेट की अगर मैं बात करूं, ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू अगर बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, डी ई वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन एल स्क्वायर मिल गया। अब देखो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी, देखो यहाँ पे के दिख रहा है, के तो हमारे पास कांस्टेंट है, डी क्यू दिख रहा है, डी क्यू हमारे पास कांस्टेंट है, एल हमारे पास वेरिएबल है, लेकिन समाकलन कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे डी क्यू अगर डीएल होता तो समाकलन हो जाता, बात समझ में आ रही है, डीएल होता तो क्या हो जाता, समाकलन हो जाता। तो अपन देखो इसको और आगे मैं सॉल्व करूं तो क्या लिख सकता हूँ, देखो के को मैं आगे बाहर ले लूं, के मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन हमारे पास बचा डी क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको रेखीय आवेश घनत्व बताया था क्या, और रेखीय आवेश घनत्व हमारे पास क्या था, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ इसको, चलो हाँ यहाँ पे समझा देता हूँ, ये लो, रेखीय आवेश घनत्व हमारे पास क्या था, लैम्बडा था बेटा, और लैम्बडा बराबर मैंने क्या बोला, क्यू अपॉन एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेकिन अपन तो इसकी बात कर रहे हैं, छोटे से की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, लैम्बडा इज इक्वल टू आवेश कितना है इसका, डी क्यू आवेश, क्यू नहीं है, डी क्यू आवेश है, और इसकी लंबाई कितनी है, डीएल है, डीएल है ना। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, डी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो यहां से डी क्यू इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, लैम्बडा इनटू डीएल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये वैल्यू उठा के मैं यहां पे रख देता हूं, तो यहां पे रख देता हूं, हमको मिलेगा ई नेट इज इक्वल टू, देखो मान रख दो बेटा, के तो बाहर है, बाहर आ गया, डी क्यू की जगह मैं रख देता हूं लैम्बडा डीएल अपॉन एल स्क्वायर रख देता हूं। अब आपको पता है कि हमारे पास लैम्बडा भी कांस्टेंट है, तो के लैम्बडा को मैंने बाहर ले लिया,
इंटीग्रेशन dl अपॉन एल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है सर, यहां तक बात समझ में। अब इसमें एक जो चीज घटी हुई है, जो बाकी है, वो क्या बाकी है, ध्यान समझना कि हमारे पास देखो ये है ना, ये हमारे पास अल्पांश है। ये अल्पांश यहां से स्टार्ट हुआ, मतलब एल बराबर ए से स्टार्ट हुआ है, और एल बराबर कहां पे पहुंच रहा है, एल प्लस ए। मतलब धीरे धीरे यहाँ पे अल्पांश होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, बहुत सारे अल्पांश हो गए। लेकिन कितनी रेंज में आ रहे हैं, इसकी लिमिट क्या होगी, तो इसकी लिमिट होगी ए से एल प्लस ए। बात समझ में आ गई? मतलब यहाँ हमारे पास अल्पांश था, यहाँ अल्पांश था, यहाँ अल्पांश था, तो अब आप लिमिट लगा लो, क्योंकि हमारे पास एल क्या है, वेरिएबल है। एल वेरिएबल है, लिमिट लगा दो। लिमिट लगाओगे तो लिमिट क्या होगी, एल बराबर ए से एल बराबर एल प्लस ए। तो यहाँ पे ए से कितनी हो जाएगी बेटा, एल प्लस ए हमारे पास लिमिट हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा। आपको पता है देखो के लैम्डा हमारे पास बाहर आ रहा है, तो के लैम्डा मैंने बाहर ले लिया। तो देखो डीएल अपॉन एल स्क्वायर, आपको पता है कि नीचे एक्स स्क्वायर हो, जिसके सापेक्ष करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, माइनस का वन अपॉन एल हो जाएगा। लिमिट लगा दो भाई। लिमिट क्या होगी इसमें, ए इंटू एल प्लस ए। ये लो लिमिट हो गई। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ई नेट, ई नेट वेक्टर। अब देखो यहाँ पे के लेमड़ा हमारे पास, के लेमड़ा ऐसा कैसे मैंने लिख दिया, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ। ये लिमिट रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आर एल की जगह क्या लिख दो, एल प्लस ए, तो माइनस का वन अपॉन एल प्लस ए, ये हो गया। और माइनस माइनस आएगा, माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें माइनस के क्या जाएगा, माइनस का वन अपॉन ए आ जाएगा। इस तरीका से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो के लेमड़ा आ गया। ठीक है भाई, तो देखो वन प्लस ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, वन अपॉन ए प्लस माइनस वन अपॉन एल प्लस ए। ये आपके पास क्या आ गया, आपका फाइनल आंसर आ गया। मतलब हमारे पास अगर रेखीय आवेश वितरण करेंगे अपन, तो रेखीय आवेश वितरण हमारे पास क्या आ जाएगा, ई नेट इजिकल टू के लैम्डा इंटू वन अपॉन ए माइनस का वन अपॉन एल प्लस ए। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो ध्यान से, अगर आप बोलो कि सर हम तो इसको लैम्डा की फॉर्म में नहीं रखना चाहे, तो आपको पता है लैम्डा इजिकल टू हमारे पास क्या है, क्यू अपॉन एल है, तो लैम्डा का मान रख दो यहाँ पे। तो हमको ई नेट इजिकल टू दिख रहा होगा यहाँ पे, हाँ दिख रहा है, तो ई नेट इजिकल टू हमको क्या मिलेगा, देखो बेटा के लैम्डा की जगह क्या रख दो, क्यू अपॉन एल, और यहाँ पे क्या वैल्यू बची है, जो वैल्यू उसको रख दो, वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन एल प्लस। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन को आंसर कैसे करना है, इसमें करना, अगर लैम्डा की वैल्यू नहीं दी हुई है तो आपको क्यू की वैल्यू, एल की वैल्यू दोगी, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? देखो बच्चा आगे देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है इसमें, इस न्यूमेरिकल को मैं करा देता हूँ। देखो कंपटीशन एग्जाम में या तो एंट्रेंस IIT जेईई या नीट के अंदर आपको पूछा जा सकता है ना, या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो आपको इसका ध्यान रखना है, समझना। रेखीय आवेश वितरण अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो बेटा, अगर बात करें तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहां लिख देता हूं, ध्यान समझना। यहां पे देख रहा होगा सभी, एक मैंने ले लिया सेमी सर्कल, ले लिया। ओके, क्या ले लिया, सेमी सर्कल ले लिया। इसका ये सेंटर है बेटा O, और इसकी जो रेडियस है ना, इसकी जो त्रिज्या है वो ले ली मैंने R। ठीक है, और इस पर एक आवेश दे दिया, और वो आवेश इस पर वितरित हो गया। आवेश इस तरीके से क्या हो गया, वितरित हो गया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अपन को इस O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बात समझ में आ गई? देखो ये क्या है, सतत आवेश वितरण हो रहा है, तो आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर बिंदु आवेश होता तो अपन इजीली निकाल लेते, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से, जो भी अपन के पास है। बात समझ में आ गई? लेकिन यहाँ पे करना क्या है, हमको ध्यान समझना कि इसमें जो आवेश वितरण हो रहा है ना, अब इस टोटल इसकी सरफेस आवेश वितरण हो गया। ये हमारे पास जो एल लंबाई की जो छड़ थी ना, उसी को हमने क्या कर दिया, सेमी सर्कल बना दिया है। बात समझ में आ गई? एक अर्ध वृत्त बना दिया है। तो यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, आर है। अब इस O बिंदु पर ध्यान से ना क्वेश्चन, इस O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में लिख लेना, इस तरीका का डायग्राम बनाना और लिखना, बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, या इसके सेंटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। क्लियर हुई बात? अब देखो इसकी जो तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान समझना। यहाँ पे बेटा एक अल्पांश की अपन क्या करेंगे, कल्पना करेंगे हमेशा। मैंने एक अल्पांश की क्या कर ली, थोड़ा सा इसको सही बनाते हैं। एक अल्पांश की मैंने क्या कर ली, कल्पना कर ली। ठीक, बात समझ में आ गई? ये हमारे पास कोई अल्पांश है, ये अल्पांश है हमारे पास।
ठीक है। अब देखो ये अल्पांश है, ये वाला, ये अल्पांश हो गया इसमें से। ध्यान समझना धीरे धीरे, है ना, पूरा समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना बेटा। ये अल्पांश ले लिया, वही अल्पांश की मैंने जो लंबाई है वो मान ली dl, मान ली कि नहीं मान ली dl। इस पर जो आवेश है वो हमने क्या मान लिया, dq मान लिया। बात क्लियर हुई? ठीक है, बात क्लियर होगी भाई। अब देखो इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर, इस ओ बिंदु पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। अब देखो अल्पांश ऐसा तो एक लाइन तो मानेंगे नहीं, अल्पांश कुछ ऐसा मानेंगे, तो यहाँ से एक बिंदु होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से काटेंगे अल्पांश को, है ना। तो ये इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कुछ इधर होगी, क्योंकि प्लस है, प्लस के कारण आउटवर्ड होती है, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है डी वेक्टर वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। बात समझ में आ रही है? ये क्या है, डी वेक्टर आउटवर्ड है। इस अल्पांश के कारण इस ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, डी। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये कुछ ऐसा है, इस तरीका से ऐसा कुछ इस शेप में बन रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आई। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आई है, लेकिन इस बिंदु पर इसके दो घटक होंगे। एक घटक इसका क्या होगा, ये वाला होगा, और एक घटक इसका क्या होगा, लंबवत घटक होगा। क्षैतिज घटक इसका क्या होगा बेटा, डीई कॉस थीटा। अब आप थीटा थीटा कहां से ले रहे हो, क्योंकि ये जो अल्पांश है ना, ये इस थीटा कोण पर काटा हुआ है हमने। ये जो अल्पांश है ना, अल्पांश ये इस बिंदु से, वो यहां से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेमी सर्कल है, यहां से बन रहा है। तो इस पॉइंट से, इस लाइन से ये थीटा कोण पर हमने अल्पांश काटा हुआ है। अब इस थीटा का मान अगर ज्यादा होगा, देखो 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे काटेंगे। जैसे जैसे थीटा का मान देखो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अल्पांश, यहाँ पे काट सकते हैं। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाएंगे अल्पांश का मान, मतलब जैसे अल्पांश लेंगे तो थीटा का मान भी क्या होता जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे थीटा वेरिएबल है। और इसको जो हमने काटा, देखो ये भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा ना, ये वाला देखो, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, डी थीटा। डी थीटा नाम दे दिया। मतलब डी थीटा का अपन ने क्या माना है, एक अल्पांश काटा हुआ है। देखो ये त्रिज्या क्या है इसकी, आर त्रिज्या, आर होगी, ये भी क्या होगी आपको पता है, आर होगी, सेम होगा वो तो। ये इसका डीएल हो गया, मतलब ये चाप हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ये इसका क्या हो गया, एंगल हो गया। बात समझ में गई? और ये यहाँ से इसके जो इस जो नीचे वाली, सबसे नीचे वाली लाइन है, जैसे हमने सेमी सर्कल को काटा है, एक सर्कल को काटा है, वहां से ये कितने एंगल पर उपस्थित है, थीटा पर। अब थीटा कहां से स्टार्ट हो सकता है, देखो थीटा 0 डिग्री से स्टार्ट होकर, थीटा का मान 0 डिग्री से स्टार्ट होकर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 180, मतलब पाई तक जा सकता है। बात समझ में आ गई? ये थीटा का मान, अगर थीटा का मान 0 लूंगा तो ये अल्पांश कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैं 180 लूंगा तो ये अल्पांश कहां पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। तो इसके दो घटक होंगे, एक तो डी कॉस थीटा होगा, एक होगा डीई साइन थीटा होगा। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पे क्या जरूरत है दिमाग लगाने की, देखो बेटा कि देखो यदि मैं थीटा का मान सपोज 0 लेता हूं, तो 0 लेता हूं तो ये अल्पांश कुछ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसके दो घटक होंगे, एक डी कॉस थीटा इधर होगा और डी साइन थीटा इधर होगा। यदि मैं थीटा का मान 180 डिग्री लेता हूं तो अल्पांश कुछ यहाँ पे आ जाएगा। इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, कुछ इधर होगा, ऐसा होगा। इसके भी दो घटक होंगे, एक डी कॉस थीटा इधर होगा और डी साइन थीटा इधर होगा। तो देखो डी साइन थीटा की डायरेक्शन तो सेम मिल रही है, लेकिन डी कॉस थीटा देखो, जब 0 डिग्री था तो डी कॉस थीटा इधर मिल रहा था, और जब 180 डिग्री है तो डी कॉस थीटा किधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है। तो देखो इसके कारण जब थीटा का मान 0 डिग्री और 180 डिग्री है, तो डी कॉस थीटा जो क्षैतिज घटक है वो एक दूसरे को, इसके कारण यहाँ पे जब अल्पांश था उसके कारण डी कॉस थीटा इधर था, और यहाँ पर 180 है तो उसके कारण डी कॉस थीटा किधर होगा, इधर होगा। तो उसके कारण जो डी कॉस थीटा इधर है और इसके कारण इधर है, डी कॉस थीटा क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन डी साइन थीटा कैंसिल नहीं हो रहे, वो एक ही डायरेक्शन में, वो क्या हो रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप अल्पांश को, ये इसकी 90 डिग्री हो गई। देखो यदि मैंने यहाँ पे एक अल्पांश काटा है सपोज इस थीटा पर, तो एक अल्पांश सेम इसके जैसा ऐसा ही होगा, यहाँ पे होगा, ये लो मैंने यहाँ पे मान लिया, और यहाँ पे मानने के बाद इसका डी साइन थीटा इधर होगा, डी कॉस थीटा इधर होगा। तो ये डी कॉस थीटा और इधर वाला जो डी कॉस थीटा वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे ना, बचेगा क्या हमारे पास, डी साइन थीटा बचेगा, मतलब डी साइन। हर देखो इधर अगर हमारे पास ये है तो इधर ऐसा ही होगा। यहाँ पे अगर एक अल्पांश यहाँ पे लिया तो ऐसा ही अल्पांश एक, मतलब जो मिरर इमेज बनेगी, जैसे इधर इधर है, जैसे अपन मिरर की तरफ देखते हैं ना, शीशे की तरफ, तो जैसे हम खड़े रहते हैं वैसे दूसरी तरफ अपन की इमेज बन जाती है। इसी तरीके से ये अगर अल्पांश इधर लिया है तो इसकी सेम अल्पांश इधर लेना पड़ेगा, और उसका डी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। बचेगा क्या, डी साइन थीटा। अगर मैं बात करूं इस ओ बिंदु पर कुल अपन के पास जो विद्युत क्षेत्र होगा तो उसका मान क्या होने वाला है, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे ई नेट। ई नेट इज इक्वल टू मुझे मिलने वाला है, इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं, क्या मिलेगा अपन को, डीई साइन थीटा मिलेगा। बात समझ में आ गई? अब देखो हमारे पास डी मतलब क्या है, इसका है डी, तो इसके कारण अपन निकाल सकते हैं। तो चूंकि डीई इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, के डी क्यू
डी क्यू है, और देखो इसकी दूरी कितनी है हमारे पास r, तो इसको मैंने लेता हूँ आर स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर देते हैं अपन कहाँ पे उठा के, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखो ई नेट एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा साइन थीटा। अब आपको पता है आर हमारे पास कांस्टेंट है ना, क्यू हमारे पास, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे डी क्यू है, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, और हमारे पास वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो हमारे पास डी थीटा आना चाहिए कैसे भी करके। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। देखो क्या बताया था बेटा, आपको पता है कि हमारे पास लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एल होगा। अब देखो एल, एल मतलब इसकी परिधि पूरी एल होगी, होगी कि नहीं होगी, ये वाली परिधि एल, तो आधी परिधि है। हमारे पास सर्कल का जो पेरिफेरी जो परिधि होती है वो होती है 2πr, लेकिन हमारे पास सेमी सर्कल का तो उसकी कितनी हो जाएगी, πr हो जाएगी। बात समझ में आ गई, ओके ठीक है, ये हो गई। अब देखो आगे अगर मैं बात करूं इसकी, तो लैम्बडा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, डी क्यू अपॉन, अब इसकी जो ये परिधि छोटा सा होगा हमारे पास dl, तो मैंने क्या लिख दिया, dl लिख दिया। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, डी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dl हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे एक चीज और बताई थी मैंने अभी आपको, देखो हम जानते हैं कि कौन बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। तो कौन हमारे पास क्या है, देखो डी थीटा, चाप हमारे पास क्या है dl, और त्रिज्या हमारे पास क्या है बेटा r। तो आगे देखो हमारे पास जो dl की वैल्यू है, दैट इंप्लाइज, यहाँ पे अगर मैं dl की वैल्यू, dl बराबर क्या मिलेगा, r डी थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये वैल्यू उठा के मैं कहां पर रख देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। देखो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, तो हमको क्या मिलेगा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू आर डी थीटा। देखो डी क्यू की वैल्यू मिल गई, डी थीटा भी आ रहा है, काम हो गया, हो गया काम। तो ये वैल्यू उठा के अपन कहां रख देंगे, यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दो। तो देखो ई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो के बाहर ले लेता हूँ, के को बाहर ले लिया, आर स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी मैंने बाहर ले लिया, के अपॉन आर स्क्वायर बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डी क्यू की वैल्यू क्या है बेटा, लैम्बडा इंटू आर डी थीटा साइन थीटा। बात समझ में आ गई। अब देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो देखो ई नेट इज इक्वल टू के, एक आर नीचे बचा हुआ है, लैम्बडा को भी बाहर ले लो, लैम्बडा बाहर ले लिया, बचा क्या यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा। ओके, बात क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पे, अब हमारे पास जो अल्पांश मैंने क्या बोला, 0 डिग्री पर हो सकता है, और अल्पांश 100 डिग्री पर, 180 डिग्री मतलब पाई पर भी हो सकता है। तो जो थीटा की, जो डी थीटा की जो लिमिट है, ये थीटा बदल सकता है ना हमारे पास, तो इस थीटा की जो लिमिट लगेगी, वो लिमिट कहां से लगेगी, 0 से बेटा पाई लगेगी, मतलब 180 लगेगी। बात क्लियर हुई। देखो मैं इसको यहाँ तक नहीं देख रहा आपको, मैं इसको मिटा देता हूँ और इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना। ये सारी चीजें आप देख लो एक बार फिर से, जो भी है ना, ये लो, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। देखो ई नेट इज इक्वल टू, देखो के लैम्बडा अपॉन आर हमारे पास ऐसा कैसा ही है, आपको पता है साइन थीटा का हमारे पास जो समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है बेटा, माइनस का कॉस थीटा होता है। ये लो माइनस का कॉस थीटा हो गया, लिमिट 0 टू पाई लगी हुई है, ये पाई लगा दी हमने। अब लिमिट रख दो, ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू के लैम्बडा अपॉन आर। तो देखो माइनस का कॉस पाई अपर लिमिट माइनस, और माइनस का कॉस 0 डिग्री, ये हो गया, इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू के लैम्बडा अपॉन आर, आपको पता है cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस ऑलरेडी है और -1 यहाँ पे आ रहा है, और ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो गई। ठीक है, आगे देखो बेटा, ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू के लैम्बडा अपॉन आर, ये माइनस माइनस प्लस, और ये भी प्लस हो गया, तो हमारे पास जो ई नेट है वो हमारे पास क्या मिला, 2k लैम्बडा अपॉन। बात समझ में आ गई। अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाए नीट या IIT JEE या कहीं भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी आपके एनडीए वगैरह कहीं भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, यदि आपको पूछे कोई हमारे पास सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल के इस बिंदु पर, इस सेंटर बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, तो आपको क्या सूत्र लगाना है, ई लैम्बडा इक्वल टू 2k लैम्बडा, ई नेट इक्वल टू 2k लैम्बडा अपॉन आर। आर हमारे पास क्या है, त्रिज्या है इसकी,
बात समझ में आ गई। और यार हमारे पास लैम्डा हमारे पास क्या है, रेखीय आवेश घनत्व में क्या हमारे पास वैल्यू अपन को पता ही है। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, ये जो हमने पढ़ा है आज, वो क्या पढ़ा है, आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब पहले बिंदु आवेश के कारण पढ़ा था, अब आवेश वितरण कर रहे हैं, मतलब अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली। इससे पहले मैंने आपको बताया 3 तरीका का हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। इस तरीके से हमने रेखीय आवेश वितरण के कुछ क्वेश्चन किए हैं, 1-2 न्यूमेरिकल और करा दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर अपन पृष्ठीय आवेश वितरण की बात करेंगे और आयतन आवेश की वितरण की बात करेंगे। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन के पास क्या है, रेखीय आवेश वितरण, है ना। अगर टाइम मिलेगा तो अपन उन दोनों को ही करेंगे, दोनों को भी कर लेंगे। अगर टाइम नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, अपन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपन का रेखीय आवेश वितरण, तो इसको अपन ने कर ही लिया है। 1-2 न्यूमेरिकल और इस पर करा दूंगा, ठीक है बेटा। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और बेटा आप देखते हो वीडियो को तो लाइक कर दिया करो, कि दिक्कत क्या है आप लोगों को, शेयर करो, बाकी लोगों के पास जितने भी सारे कॉन्टैक्ट है सबको शेयर करो, है ना। अपने रिलेटिव को शेयर करो, जो भी बच्चे आपसे रिलेटेड है, या जो बच्चे आपसे आपके दोस्त वगैरह हैं, उन सभी को, जिसको पता नहीं कि भाई क्लासेस चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, केमिस्ट्री क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है, फिजिक्स क्लास में ले ही रहा हूँ आपको, बायोलॉजी और मैथ की कोशिश कर रहे हैं अपन जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि देखो टीचरों को भी इस कोरोना में डर लग रहा है, और हम भी नहीं चाहते कि भाई कोई फैकल्टी है वो अपने देखो दिक्कत उठाया, अगर उसकी किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो उसको अपन प्रेशर नहीं डाल रहे कि भाई तुम आओ और वीडियो बनाओ। जिसको जैसे ये खत्म होता है, या मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी होगा, आपको 5 तारीख का नाम लिया, 5-6 तारीख से अगर स्टार्ट हो जाए, है ना, मैथ और बायो क्लास में आपको पूरी कोशिश करूंगा स्टार्ट करने की। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की आप क्लासेज जो रेगुलर चलते रहेंगी बेटा, ठीक है। और देखो सबसे बड़ी बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोरोना खतरनाक है, इससे दूर रहो, सावधान रहो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो बेटा, अपनों को ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो, यही है इसका सबसे बड़ा उपाय है, जो यही उपाय है कि आप घर पे रहो, कहीं भी बाहर मत निकलो, जब तक आपको बहुत ज्यादा आवश्यक कोई काम नहीं हो, बहुत ज्यादा जरूरत का कोई काम नहीं हो तब तक बेटा, ठीक है। तो पढ़ते रहो, ठीक है बेटा, और अपने लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, है ना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।